ज्यादा हीट अवेलेबल होती है तो खाना जल्दी पक जाता है। ऐसे ही है। दोबारा से मैंने बता दी ना बेटा, समझाने के लिए, ताकि माइंड में रिकॉल हो जाए बात। दोबारा से बिल्कुल वही जुमले बोल दिए ताकि आपकी बात माइंड में रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो खाना जो है प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से खाना को ज्यादा हीट मिलती है तो खाना जल्दी पकता है। ओके। अच्छा आगे सुनो बच्चों, वाई, ये भी हम टॉपिक पढ़ के आए, वाई एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, पढ़ के आए ये भी रीजन। वाई एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, पढ़ के आए हो ना? क्या रीजन आंसर होता है वाई एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस? रीजन पढ़ के आए हम। क्या मुंह हाथ धोने के बाद ठंडक का एहसास क्यों होता है? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, तो बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो कूलिंग प्रोसेस है। ठीक है। हाई वाई एवोपरेशन द कूलिंग प्रोसेस, टॉपिक पढ़ाते हुए भी मैंने बताया था कि सरफेस मॉलिक्यूल हीट लेके उड़ जाते हैं, तो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो कूलिंग का एहसास होता है, तो एवोपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ओके। सारे रीजंस हम टॉपिक पढ़ते हुए भी कवर करते हुए आए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक रीजंस पढ़ते हुए वहां पे भी कवर करते हुए आए हैं। अच्छा, वाई, एक रीजन ये भी लिखा हुआ मैट्रिक फिजिक्स में भी पढ़ के आए, और कल मैंने कहा था वो बुक की जो एंड के चैप्टर 2 के लास्ट लाइनों में लिखा हुआ है, मैट्रिक में आप पढ़ के आए हो कि बॉइलिंग पॉइंट आने, मैट्रिक फिजिक्स में रीजन पढ़ा हुआ आपने, वही लास्ट लाइनों में लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सब्सटेंस की टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड while heat is continuously supply, heats continuously supply करते रहते हैं, लेकिन अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, लिक्विड का टेम्परेचर वहीं पे रहता है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ के आए हो, क्योंकि अब जो हीट ऐड होगी वो वेपर्स बनाने के लिए इस्तेमाल में आएगी, वो स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल में आएगी। तो वाई हीट इज रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड व्हाइल हीट इज कंटिन्यूअसली सप्लाई, तो क्योंकि जो अब हीट ऐड होती है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, वो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, बल्कि अब स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल में आती है, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल में आती है। इसलिए टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, ठीक है यहां तक? Why it is danger to burn from steam than that of boiling water? बताओ, why it is danger to burn from steam than that of boiling water? खौलते पानी से जलने के मुकाबले में भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। ये है रीजन, पूछ रहे हैं क्यों। Why it is danger to burn from steam than that of boiling water? भाप से जलने के मुकाबले में, खौलते पानी जलने के मुकाबले में भाप से जलना ज्यादा खतरनाक होता है। देखो भाई सुनो मेरी बात, खुदा न खास्ता कोई खौलते पानी से जले या भाप से जले, दोनों ही नुकसानदेह खतरनाक है। ठीक है, भाप से जले या खौलते पानी से जले दोनों ही खतरनाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है तीसरे वाला जलना, और वो होता है लोगों से जलना। समझ में आई बात? जब आप भाप से जलते हैं, खुदा ना खास्ता
कोई भी भाप से जले या खौलते पानी से जले तो क्या चीज जलती है? बताओ क्या चीज जलती है? बताओ। स्किन जलती है ना, स्किन जलती है। लेकिन अगर आप लोगों से जलेंगे तो क्या जलेगा? दिल जलेगा, सही है, खून जलेगा। आगे बात समझ में जी। बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। खैर बच्चों, बात से तो ऐसी ये काम नहीं करना चाहिए, तो सीधी बात है, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। पर्सनल जेलेसी नहीं होनी चाहिए बेटा, ये हमेशा बताया गया, पर्सनल जेलेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आ जाते हैं पॉइंट पे। स्टीम बनती कब है? पर्सनल जेलेसी के लिए मना करते हैं बेटा, ठीक है ना। बड़े सब आपको पर्सनल जेलेसी के लिए मना करेंगे। स्टीम का, अब इसका आंसर सुनो। पर्सनल जेलेसी के लिए बड़े मना करते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, स्टीम बनती कब है? व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप्स टू फॉर्म स्टीम। वाई हाई काइनेटिक एनर्जी, स्टीम बनती कब है? जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं, अभी हमने पढ़ा, तो ही स्टीम बनती है। वेपर्स बनते हैं, स्टीम बनती है। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप्स टू फॉर्म स्टीम, इट मींस स्टीम कंटेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। तो उसकी वजह से क्या होता है? विच कॉजेज मोर सीवियर एंड डीपर बर्न देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है। मोर सीवियर एंड डीपर बर्न देन दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम कंटेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल। स्टीम बनती कब है? हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप्स टू फॉर्म स्टीम। स्टीम कंटेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल which causes more severe and deeper burn than that of boiling water, okay। आगे सुने। why it is difficult to pour honey than water? why it is difficult to pour honey than water? आंसर तो बहुत आसान है, ड्यू टू द विस्कोसिटी। Because viscosity of honey is more than water. Because the viscosity of honey is more than water. Because the viscosity of honey is more than water. Okay? अगर मैं यहीं पे पूछ लूं why the viscosity of honey is more than water? Why the viscosity of honey is more than water? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था why it is difficult to pour honey than water. तो आंसर है because the viscosity of honey is more than water. Because हनी की डेंसिटी ज्यादा है। तो हनी की डेंसिटी ज्यादा क्यों? अगला क्वेश्चन है व्हाई द विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर। तो आंसर ये कि उसके मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है और उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हनी मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है और उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। बुक में बच्चों विस्कोसिटी के टॉपिक में एक बात लिखी हुई है, लाइंस लिखी हुई, जहां विस्कोसिटी पढ़ते हैं, चार्ट के ऊपर चंद लाइनें लिखी हुई हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। उसमें रीजन ही है बेसिकली वो कि विस्कोसिटी ऑफ ग्रेडिंग ऑफ मोटर ऑयल, ग्रेडिंग ऑफ मोटर ऑयल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। बुक आपके पास होनी चाहिए, जहां विस्कोसिटी का टॉपिक है, चार्ट है, गिवन है वैल्यूज, उसके ऊपर चार्ट के ऊपर जो ये लाइंस लिखी हुई हैं कि ग्रेडिंग ऑफ मोटर ऑयल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। सी ग्रेड 30 ऑयल इज लेस विस्कस देन द सी ग्रेड 40 ऑयल, ठीक है। ये पूरी लाइंस लिखी हुई। क्या मतलब है इस बात का, पूरी बात का, कि जो ऑयल की, मोटर ऑयल की जो ग्रेडिंग है वो हम
विस्कोसिटी की बेस पे कहते हैं करते हैं, और सी ग्रेड 30 की विस्कोसिटी कम है, सी ग्रेड 40 की विस्कोसिटी ज्यादा है। बच्चों इसका रीजन ये है कि जो इंजन, गाड़ी का इंजन हो या जनरेटर का इंजन हो, नया होता है तो उसमें आवाज कम होती है, तो उसमें हम जो ऑयल यूज करते हैं वो थिन ऑयल यूज करते हैं, उसकी ग्रेडिंग कम होती है, वो सी ग्रेड 30 ऑयल होता है, ठीक है। और जब गाड़ी का इंजन पुराना हो जाता है या जनरेटर का इंजन पुराना हो जाता है तो उसमें आवाज ज्यादा होती है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए हम थिक ऑयल यूज करते हैं, उसकी ग्रेडिंग ज्यादा होती है, वो सी ग्रेड 40 ऑयल होता है, ठीक है। ये तो ग्रेडिंग ऑयल, तो ये बता रहे हैं कि ग्रेडिंग ऑफ ऑयल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी, ये तो बात हो गई। ये तो विस्कोसिटी का टॉपिक है इसलिए इस तरह बताया इन्होंने, लेकिन असल में बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो बच्चों वहां पे है ये कार्बन चेन, ऑक्टेन नंबर, कार्बन का ऑक्टेन नंबर, ठीक है ना, कार्बन का ऑक्टेन नंबर। सी ग्रेड 30 में कार्बन का ऑक्टेन नंबर लॉन्ग चेन ब्रांच चेंज कम है, सी ग्रेड 40 में कार्बन की लॉन्ग चेन ब्रांच चेन ज्यादा है, ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, तो वहां पे ये इस तरह से सिलसिला है असल में, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि विस्कोसिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम विस्कोसिटी के टॉपिक को इस तरह से समझते हैं, विस्कोसिटी में पढ़ते हैं, ओके। और बहुत सारे रीजंस हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन। अभी लिक्विड सॉलिड पे रहो बेटा, चैप्टर 4 पे नहीं पहुंच जाओ, लिक्विड सॉलिड पे रहो, अभी रीजंस बाकी है, पहले वो सुन लो। एक रीजन ये आता है, पूछा गया है कि why kerosene oil is used to kill the mosquitoes, why kerosene oil is used to kill the mosquitoes। सफिया बेटा, सी ग्रेड 30 की विस्कोसिटी कम है, सी ग्रेड 40 की विस्कोसिटी ज्यादा है, सी ग्रेड 30 में कार्बन चेन कम है, ऑक्टेन नंबर कम है, सी ग्रेड 40 का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, कार्बन नंबर ज्यादा है, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। समझ में आ गई बात? तो अभी मैंने रीजन क्या बताया, वाई केरोसिन ऑयल इज यूज्ड टू किल द मॉस्किटोज। केरोसिन ऑयल उर्फ आम में इसको कहते हैं बच्चों मट्टी का तेल। देखो भाई, मट्टी का तेल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, हमारे इसको समझो जरा सा, जब शहरों में बारिश होती है तो बारिश के बाद घरों के गिर्द पानी जमा हो जाता है, और फिर उसके बाद मच्छर जो हैं आके पानी पे बैठते हैं, तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, क्योंकि वाटर की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। वाटर की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन होती है, डूबते नहीं, और फिर वहां से मच्छर जो हैं उड़ के इंसानों को काटते हैं, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, सबने नाम सुना हुआ, वो काट लेती हैं तो क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। और एडीज इजिप्टी वाले जो हैं वो अगर काट लें तो क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास शहरों में इन चीजों से बचने के लिए बच्चों क्या मौजूद है, हम मॉस्पेल लगा लेते हैं, हम मॉर्टीन यूज कर लेते हैं, तो हम शहरों में तो बीमारियों से, इन बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पेरिफेरीज की बात करें, बिल्कुल पेरिफेरीज की, गांव देहात में भी अब माशाल्लाह गांव देहात भी तरक्की कर गए हैं, वहां भी लाइटें और तमाम फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन बहुत ही पेरिफेरी की बात करें जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे लोग क्या करते हैं कि अगर वहां बारिश होती है और उनके घर के गिर्द मच्छर जमा हो जाते हैं तो उनके घरों में उनके पास केरोसिन ऑयल होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं मट्टी का तेल। क्यों रखते हैं वो लोग, क्योंकि वो उससे चूल्हा जलाते हैं, वो उससे चूल्हा जलाते हैं, उससे लालटेन जलाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो केरोसिन ऑयल को अपने घरों के गिर्द जो पानी जमा हुआ है उसके ऊपर फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं। तो केरोसिन ऑयल जाके क्या करता है कि वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, वीक कर देता है। तो जब नेक्स्ट टाइम मच्छर आके बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठ नहीं सकेंगे, डिप हो जाएंगे।
तो इस पूरी रीजन की इतनी सारी लंबी बात का आंसर क्या है? Why kerosene are used to kill the mosquitoes? Because it breaks or lower the surface tension of the water. Why kerosene are used to kill the mosquitoes? Because it lowers or breaks the surface tension of the water. Okay, one more reason और important reason है, इससे इंपॉर्टेंट लास्ट रीजन से पहले में एक और रीजन चैप्टर 8 का है बच्चों, लेकिन यहां पे भी डिस्कशन में आता है कि वाई खाना अगर फ्रीजर में रख दें तो खाना खराब नहीं होता। ये एक रीजन है, चैप्टर 8 में पढ़ते हैं, यहां पे बात निकली तो बता देता हूं। खाना फ्रीजर में रख देते हैं तो खाना खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? बताओ। देखो इतने सारे रीजंस दे रहे हो, साइंटिफिक रीजन अपनी जगह, एक बात और भी है, साइंटिफिक रीजन अपनी जगह, एक बात और भी है। जब आप खाने को फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है ना, जब खाने को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो लोगों की नजरों से बच जाता है। फ्रीजर में रखा रहता है, लोगों की नजरें नहीं पड़ती, जब नजर नहीं लगती है तो वो खाना खराब होने से बच जाता है। सही बात है ना? खोल खोल के देखते रहेंगे तो खराब हो जाता है, ऐसे ही है। चलो खैर, तो फ्रीजर में बच्चों टेम्परेचर होता है -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजर में टेम्परेचर होता है, तो वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से खाना खराब नहीं होता। ओके, अच्छा, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट रीजन। हमने मिनिस्कस कवर कर लिया था ना बच्चों, कल मिनिस्कस पढ़ लिया था, मिनिस्कस पढ़ लिया था, ठीक है, मिनिस्कस पढ़ लिया था। एक और रीजन और इंपॉर्टेंट रीजन, व्हाई डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरीन अकर्स एट लोअर प्रेशर। व्हाई डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरीन अकर्स एट लोअर प्रेशर। देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो ग्लिसरीन के साथ चक्कर क्या है, ग्लिसरीन को जब हम डिस्टिल आउट करते हैं तो इसका 7 बॉइलिंग पॉइंट होता है 290 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्टिल आउट करते वक्त, और प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। मुझे सिलेबस की बुक चाहिए, ये फैसल के वाले के ऊपर तो नहीं रखी हुई, ठीक है। इतने बॉइलिंग की पॉइंट होता है, इतना प्रेशर पर ये डिस्टिल आउट होती है, लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे ये डीकंपोज हो जाती है। क्या हो जाती है? डीकंपोज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इतने टेम्परेचर पे इसको डिस्टिल आउट करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर कम करके कितना लेकर आते हैं, 50 mm ऑफ Hg तक लेकर आते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होकर 290 से कितना हो जाता है, 210 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, तो फिर क्या होता है, लोअर प्रेशर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होता है, ये डिकम्पोज होने से बच जाती है। तो आंसर सिंपल है कि ये बना भी लेना, व्हाई डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरीन अकर्स एट लोअर प्रेशर। तो आंसर क्या है कि एट दिस प्रेशर एंड दिस बॉइलिंग पॉइंट ग्लिसरीन डीकंपोज, और जब प्रेशर कम किया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो ये डीकंपोज होने से बच जाती है। तो आंसर सिंपल है, टू प्रिवेंट इट्स डीकंपोजिशन, टू प्रिवेंट इट्स डीकंपोजिशन, टू प्रिवेंट इट्स डीकंपोजिशन, ये है आंसर। क्लियर? बेटा मैंने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को थोड़ा सा बताया था ना फातिमा,
थोड़े से उसके पॉइंट्स आप लोगों को समझाए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। बात यह है, आप लोगों ने चैप्टर 7 पढ़ा ना, मैंने पढ़ाया था ना चैप्टर 7। उसमें आपने मोलैरिटी नॉर्मलिटी का टॉपिक पढ़ा और 2 क्लासों में पढ़ा और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से उसको हमने पढ़ लिया। मोलैरिटी नॉर्मलिटी को शॉर्टकट सीख लिया ना, मोलैरिटी नॉर्मलिटी का सारे शॉर्टकट बॉक्सेस भी और एक्सेप्शनल केसेस भी सॉल्व कर लिए हमने, सारे आसान हो गया आप लोगों के लिए। इसी तरह से फिर हमने 2 क्लासों में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी। एक में पहले हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर हाइड्रोजन जिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर कॉपर हाइड्रोजन कॉपर इलेक्ट्रोड, फिर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड, ये सब पढ़ा और फिर पूरी एक क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी। 2 क्लासों में जाके वो एक डिटेल टॉपिक हमने कंप्लीट किया। समझ में आ गया था आप लोगों को? अब मसला ये है कि यही 2 टॉपिक ये दूसरे सारे ग्रुप में बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊं, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं ना उनसे मोलैरिटी सॉल्व हो रही है, ना उनसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, जबकि मैं वहां पे चैप्टर 7 नहीं पढ़ाया। अभी मैं चैप्टर, आप कह रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊं मैं, टॉपिक का टाइम कहां बचा? अब आप लोगों ने जो पढ़ लिया वो अच्छा से पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, जो चैप्टर पढ़ लिए। अब जो रह गई है वीकनेस वो डिस्कस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, एमसीक्यूज डिस्कस कर लें वो ज्यादा बेहतर है। पूरा पूरा टॉपिक तो नहीं हो सकता बच्चों। ये वाला रीजन समझ में आ गया? ये रीजन समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पे अब 2-3 डेफिनेशन और सुन लो चैप्टर 2 की। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज, इजी वर्डिंग में लिखवाना है मुझे। और मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था बच्चों, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज, ये 3 प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने। मैंने कहा तो जरूर था बच्चों, देखता हूं टाइम बचता है तो वो भी करा देता हूं। बच्चों को बफर ही समझ में नहीं आया दूसरे ग्रुप में, अब बताओ मैं क्या करूं? बफर इतने मजे का टॉपिक आप लोग, पीएच का इतना मजे का टॉपिक आप लोगों ने शॉर्टकट तरीके से कर लिया। अब मैं किसको किधर से आप लोगों को ये कराऊं उधर कराऊं, कैसे होगा ये सब इतना सारा? मैं सिर्फ डेफिनेशन लिखा रहा हूं बेटा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ लिक्विड के टर्म में लिखवा रहा हूं उसको, बहुत डिटेल में मुझे जाना ही नहीं है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लिखें, विच डिपेंड्स अपॉन दी number of particles of the element, number of particles of the substance, not on their arrangement. Colligative properties which depends upon the number of the particles of the substance, not their arrangement. ठीक है, तो वो कौन सी होंगी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें हम एग्जाम्पल में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या लेते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 लेते हैं ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करती। डिटेल आपने पढ़ी हुई है कॉलीगेटिव की। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी बच्चों कंस्ट्रक्शन से निकली है, विच मेनली बेटा एग्जाम्पल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कंस्ट्रक्शन से निकली है, कंस्ट्रक्शन से निकली है, कि इसी के अपोजिट कर दो, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच मेनली डिपेंड्स अपॉन अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं।
lesser on their numbers, जो mainly depends upon arrangement of the particles and lesser on their numbers. This is called constitutive. construction से निकली है constitutive property, जो construction से निकली है. constitutive property construction से निकली है. ठीक है. और लास्ट डेफिनेशन है बच्चों. अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या होंगी? कॉन्स्टिट्यूटिव की सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है ना सारी. सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज हैं, नंबर्स पे डिपेंड नहीं करती हैं. ओके. अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी की तो मैंने ग्रुप में एमसीक्यू भी पोस्ट किया था. एडिटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा? एडिटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जो कि ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में सेम रहती है. दोज प्रॉपर्टी ऑफ दिस substance which remains same in all three states of matter. Those property of the substance which remains same in all three states of matter. ठीक है. For example क्या बनेगा बताओ? For example, melting point and molecular mass and molecular mass. For example, mass and molecular mass are the additive property. Mass and molecular mass are the additive property. ठीक है. Mass and molecular mass are the additive property. ये बताओ, water liquid हो, water liquid की फॉर्म में हो, वाटर वेपर की फॉर्म में हो, वाटर आइस की फॉर्म में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, वेपर्स में हो. ठीक है ना. किसी भी स्टेट में हो, यानी गैस स्टेट में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस की स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो, ये वेपर्स है. किसी भी स्टेट में हो, मेल्टिंग मास और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? सेम रहेगा ना. मास भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा. तो मास एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, जो मैटर की तीनों स्टेट में सेम रहती हैं. नॉट मेल्टिंग पॉइंट बेटा. मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर द एडिटिव प्रॉपर्टी. ओके. क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलें जी, एक और डेफिनेशन. चैप्टर बस एंड हो गया, मैं बस जरूरी बातें डेफिनेशन लिखवा रहा हूं. व्हाट डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव की प्रॉपर्टी में बेटा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी आती है. क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहते हैं? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है बच्चों, एग्जाम सरों पे हैं, और एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर. वो क्या होता है वो भी पता होना चाहिए. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो. सही बताओगे तो फौरन कह दूंगा सही बता रहे हो. ना, बिल्कुल भी नहीं. व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? नहीं पता?
पहले तो डेफिनेशन लिख लो फिर समझाता हूं, पहले डेफिनेशन लिखो फिर समझाता हूं। पहले डेफिनेशन लिखें फिर समझाता हूं। लिखें टेम्परेचर एट और बिलो विच, टेम्परेचर एट और बिलो विच गैस चेंज इनटू लिक्विड on applying pressure. Temperature at or below which gas change into liquid on applying pressure. देखो भाई, this is different from the freezing point. लिक्विफिकेशन पॉइंट से हट के है ये, लिक्विफिकेशन पॉइंट से हट के है ये। समझ में आ रही बात? ये लिक्विफिकेशन पॉइंट नहीं है ये। क्या मतलब हुआ इसका? इस बात का मतलब क्या हुआ कि गैस को किसी भी वेपर को जो गैसियस स्टेट में है, सिंपल गैस है ना, उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विफाई तो होगी, लेकिन इससे भी पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। हर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी टेम्परेचर कम करने पे, तो कॉमन सी बात है। लेकिन बच्चों एक टाइम, एक प्रेशर भी है कि अगर हम साथ में प्रेशर भी अप्लाई कर दें तो वो गैस अपने लिक्विफाइड टेम्परेचर से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी वो टेम्परेचर जिसके नीचे जाएं और साथ में प्रेशर भी अप्लाई करें तो गैस चेंज इनटू लिक्विड बिफोर लिक्विफिकेशन टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिससे ऊपर लिक्विड गैस, लिक्विड नहीं, मतलब जो है ये स्टेट चेंज हो जाएगी, गैस में आ जाएगी ऑन अप्लाइंग प्रेशर। रिवर्स में आप इस तरह समझ सकते हो। तो हम कहते हैं टेम्परेचर एट या बिलो विच जिसके ऊपर जाके आप हल्का सा प्रेशर का भी चेंज ले आए, अप्लाई कर दें, तो गैस अपने लिक्विफाइड टेम्परेचर से पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसपे गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ये बिफोर दी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर होता है। और उस प्रेशर को क्या नाम देंगे? जिसपे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उस प्रेशर को नाम दे देंगे क्रिटिकल प्रेशर। उस प्रेशर को नाम दे देंगे क्रिटिकल प्रेशर। उस प्रेशर को नाम दे देंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? एक होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? बताओ, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करती हैं, वो टेम्परेचर जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि सल्फर के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 95.5।
ठीक है, the temperature at which two crystalline forms can coexist is called transition temperature. And ये भी याद रखना एमसीक्यू के लिए, transition temperature is both for element and compound. मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर 95.5 पे इंटर कन्वर्टेबल हैं, तो 95.5 पे दोनों मिलेंगे हमें, तो ये हुआ ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन ये याद रखना ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी है, कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी है। बच्चों यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया विथ ऑल कंप्लीट डिटेल। तकरीबन 10 से 12 क्लासों में जाके हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, बहुत डिटेल के साथ सारे बोर्ड्स के चीज़ों को कवर किया है, चाहे कहीं से भी टॉपिक आ जाए। एक छोटी सी आसान सी डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से सर अयान ने आप लोगों को करवा दी होगी और मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। एसिड बेस की डेफिनेशन कर लेंगे खुद से। एसिड, आर्हेनियस एसिड क्या होता है, सर अयान ने करा दिया ना आप लोगों को। आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लुईस थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस कर लिया होगा, ग्रुप में भी मैंने पोस्ट कर दिया था। सर अयान ने करवा दिया होगा आप लोगों को, सर अयान ने भी करवा दिया होगा। वैसे मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया बेटा, वो वहां से भी देख सकते हो। आर्हेनियस की डेफिनेशन, लुईस डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन। तो ये बच्चों वाली बात खुद से कर लेंगे आप लोग। बेटा ग्रुप में भी तो पोस्ट किया है, इतने आसान आसान। जो एच आइन देता है उसको क्या कहते हैं, एसिड। जो ओ एच आइन नेगेटिव देता है उसको क्या कहते हैं, बेस। दिस इज आर्हेनियस। ग्रुप में भी मैंने पोस्ट की हुई सारी डेफिनेशन। आर्हेनियस डेफिनेशन क्या होती है, बच्चों वाली 9 क्लास में पढ़ी हुई है। जो एसिड H प्लस आइन देगा स्पेशली उसको एसिड कहेंगे, जो OH नेगेटिव आइन देगा उसको बेस कहेंगे। दिस इज आर्हेनियस डेफिनेशन। ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो आसान आसान बातें, इसमें क्या मसला है। इन दोनों में डोनर वाला जो है वो एसिड है, एक्सेप्टर वाला बेस है। प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। दिस इज ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ग्रुप में भी पोस्ट किया, वहां से भी देख लेना। और एक चीज होती है लुईस एसिड एंड बेस, वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9 क्लास में पढ़ा हुआ है। प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर को कहते हैं बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को कहते हैं बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं एसिड। ये तो आसान है ना, इसमें क्या मुश्किल है। इसकी एग्जाम्पल वगैरह सारी ग्रुप में पोस्ट की हुई है, मैंने देख लेना वहां से कर लेंगे। मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ करवाने जा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं टाइम सेव करने के लिए बेटा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ये कर लेंगे ना आप लोग। पीएच आप लोगों ने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस। ग्रुप में देखना, बड़े आसानी से उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, पिक्चर्स लिखी पोस्ट की हुई है मैंने। इलेक्ट्रॉन पेयर की, लुईस एसिड बेस, सबकी एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल सब लिखी हुई है। पीएच भी पढ़ लिया था आप लोगों ने सबने। एक चीज होती है बच्चों के ए और एक होता है पी के ए, वो भी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था, उसका भी एक चार्ट होता है, देखा था। के ए और पी के ए देखा था। के ए डिसोसिएशन ऑफ एसिड को कहते हैं। करवा दिया सर ने ये, बस ठीक है। के ए पी के ए वगैरह कर लिया ना, बस ठीक है बेटा। तो के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतने ही एसिड स्ट्रांग है। और इसका चार्ट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था। के ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे, ये दोनों के ए और पी के एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ग्रुप में चार्ट पोस्ट किया था, उससे भी याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। देख लेंगे आप लोग मजीद इसको। बुक पेज 219
बेटा मैंने इतना पढ़ा दिया है, क्लास लेक्चर ही काफी है, बुक में तो बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, और बुक के शॉर्टकट्स वगैरह सब, बुक में कुछ नया मिल जाए तो मुझे बता देना, पढ़ लो बुक में से, बुक की मार्किंग आप खुद कर लें, देख लें उसमें तो कुछ नया मिले। क्लास लेक्चर में इतनी डिटेल में बात हो गई, हर टॉपिक की डिटेल। बुक पेज 219 पे आए बच्चों जरा, बुक पेज 219। बुक पेज 219 के ऊपर एक चार्ट गिवन है, एक बार एमसीक्यू इससे आया हुआ था। इसमें देखो के की वैल्यू दी हुई है, सबसे ज्यादा किसकी है, एससीएन फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, के की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है। अभी मैं बताने जा रहा हूं कुछ और, रुक जाओ, अभी चैप्टर 7 का कुछ बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, पेज 219, बुक पेज 219। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ, एससीएन हुआ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, या क्लोरो एसिटिक एसिड। तो जिसकी के की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्लोरो एसिटिक एसिड, वो सबसे स्ट्रॉन्गर हुआ। और बच्चों एक मर्तबा पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेज 216 के ऊपर ये क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन गिवन है। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, उसको उनको समझा रहा हूं, इतना बड़ा नहीं आता आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये एनटीएस पास पेपर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये था कि ये बता दें कि राइट साइड ऑफ द इक्वेशन के ऊपर, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन के ऊपर कितने चार्जेस हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे कितने चार्ज हैं। एनटीएस का क्वेश्चन है पास पेपर का, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे कितने चार्जेस हैं, +5, +10, ठीक है ना, 1 ABC कर दो, 1 ABC, +15, +17। लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे कितने चार्जेस हैं, चार्जेस पूछा है, पूरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थोड़ा ना आएगा। तो लेफ्ट साइड इक्वेशन पे क्या चार्ज है, शाबाश, गुड, ये पास पेपर में आया हुआ है, 2 बच्चों ने जवाब दे दिया सही, शाबाश। देखो इस पे आ गया +7, मैग्नीज का तो करके आयो ना, ये तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एक आयरन पे +2 है, 5 पे क्या हुआ 10, तो 7 यहां से 10 यहां से, टोटल मिला के कितना हुआ, जवाब क्या हो गया, डी जवाब हो गया ना। मैग्नीज +7, H+ आयन तो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप देखो तो हमें तो सिर्फ इक्वेशन में पास पेपर में लेफ्ट साइड का पूछा था, राइट साइड पे भी निकालो तो यही है, इस पे +2 है, एक आयरन +3, 5 पे क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे ना, तो यहां पर भी +17 ही है, राइट साइड पे भी +17 है, चार्जेस तो इक्वल ही होते हैं, जब तो इक्वेशन बैलेंस होती है। लेकिन आपसे पूछा सिर्फ एग्जाम में लेफ्ट साइड का था, तो पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यही दिखा बनता, पूरी इक्वेशन गिवन थी, कहते लेफ्ट साइड इक्वेशन पे चार्जेस बता दें, और ये H+ आयन या H2O ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इसको ना अगली बेसिक होगी तो बेसिक में भी OH को फाइंड नहीं करते, हम सिर्फ चार्जेस देख रहे होते हैं टोटल, बस H और OH वगैरह नहीं देख रहे होते। तो बैलेंस करके करोगे ना बेटा, तो बुक की इक्वेशन आई हुई है, 2 इक्वेशन और है वो करके जाना, 2 इक्वेशन और है वो करके जाना। और एक क्वेश्चन और आया हुआ बच्चों, एनटीएस पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ था, HOCl, B SClO2, C SClO3, D SClO4। तो इसमें से पूछा था किस में क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है।
इन चारों में किसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ऑप्शन बता दो। बुक में गिवन है वो बाकी दो इक्वेशन जो हैं सिलेबस की बुक में गिवन है, ये वाली भी बुक में थी और इसके अलावा भी दो इक्वेशन आयनिक वाली वो और भी बुक में है। किस इन ए बी सी डी में से किसमें क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट क्लोरीन की किसमें आ रही है? शाबाश शाबाश। देखो भाई ऑक्सीजन -2 है, होती -2 है, इसका मतलब है क्लोरीन इसमें +1 है, हाइड्रोजन +1 है, प्लस प्लस +2 -2 मिला के ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? +1 है। यहां पे यहां ऑक्सीजन -4 हो जाएगी तो हाइड्रोजन पे +1 आएगा, तो क्लोरीन पे क्या आएगा? +3 +4 -4 मिला के कंपाउंड न्यूट्रल। यहां पे ऑक्सीजन -6 हो जाएगी, हाइड्रोजन +1 होगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा? +5 +5 +1 +6 -6 मिला के कंपाउंड न्यूट्रल। यहां पे क्या आएगा? ऑक्सीजन -8 हो जाएगी तो हाइड्रोजन +1 है तो यहां पे क्या आएगा? +7, तो +7 +1 मिला के +7 +1 मिला के +8, ये -8 ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल। तो क्वेश्चन था किसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन सबसे ज्यादा है? तो यहां पे +1 है, यहां +3 है, यहां +5 है, यहां +7 है। राइट आंसर इज डी। समझ में आ गया? तो बच्चों यहां पे ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। जो 2 चैप्टर मैंने कराए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर से पहले